हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल AI मनमोहक आवाज पर स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लेकर के आई हूँ, एक बुजुर्ग पिता की कहानी। जब अपने छोड़ देते हैं तो उन्हें कैसा लगता है एक अकेलेपन में रहना। श्याम सुंदर अरोड़ा जी ने पुस्तक उठाई ही थी कि बजर बज उठा। उन्होंने आंख उठाकर घड़ी की दिशा में देखा तो दिन के 12 बज रहे थे। उन्हें अब एलर्जी सी हो गई थी इन आवाजों से, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले 50 सालों से इन्हीं बजर और हूटर की आवाजों ने ही तो उनकी दिनचर्या को नियंत्रित किया हुआ था। इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के पश्चात उन्होंने फैक्ट्री में नियुक्ति पाई थी। तब से फैक्ट्री हूटर की आवाज के इर्द गिर्द ही तो उनका जीवन घूम रहा था। प्रातः 7 बजे का हूटर प्रथम चेतावनी कि तैयार हो जाओ, 7:30 बजे का हूटर दूसरी चेतावनी, 8 बजे का हूटर आदेश के फैक्ट्री पहुंचिए, दोपहर 1 बजे के हूटर पर लंच और 2 बजे के हूटर पर लंच की समाप्ति। शाम 5 बजे छुट्टी के हूटर की आवाज ही दिल को सुकून देती थी। फैक्ट्री गेट से निकलने के बाद वह स्टैंड से अपनी साइकिल उठाते और जल्दी जल्दी पेडल मारते 10 मिनट में अपने फैक्ट्री क्वार्टर में पहुंच जाते। उनकी पत्नी शकुंतला भी जानती थी कि हूटर के बाद 10 मिनट में अरोड़ा जी घर पर आ जाएंगे और हाथ मुंह धोकर चाय पिएंगे। बस अब तो उन दिनों की यादें ही रह गई हैं। अब ना फैक्ट्री का क्वार्टर है और ना ही शकुंतला। अब इस संसार में बेटा बहू मुंबई में, बेटी कानपुर में अपनी गृहस्थी के साथ है, और वह स्वयं इस प्रेम धाम ओल्ड एज होम में। यह बजर की आवाज प्रेम धाम वासियों को लंच तैयार होने की सूचना का संदेश देता था। कुछ पेट भारी होने के कारण आज उनका लंच पर जाने का मन नहीं था। पुस्तक पढ़ने को उठाई थी, किंतु पढ़ने का मूड भी नहीं बना। अपनी आराम कुर्सी पर बैठे सड़क की तरफ खुलने वाली खिड़की से बाहर देख रहे थे। पास ही बच्चों का स्कूल था। स्कूल की छुट्टी हो गई। बच्चों से लदे रिक्शे चले जा रहे थे। एक आदमी स्कूल से अपने बेटे की उंगली थामे जा रहा था। वह सोचने लगे कि समय कितनी तेजी से निकल जाता है। आज यह आदमी अपने बेटे की उंगली थामे है, किंतु कौन जानता है कि कल जब यह आदमी बूढ़ा हो जाएगा तो यह बेटा उसकी उंगली थामेगा। मन में विचार घुमड़ते रहे। शकुंतला के देहांत के बाद वह मुंबई चले गए थे। अपने बेटे के पास छोटा सा फ्लैट था, जिसमें बेटे का परिवार ही मुश्किल से एडजस्ट कर पा रहा था। ऊपर से उनके पहुंचने से समस्या और विकट हो गई थी। वह फुटबॉल की तरह कभी बालकनी में, कभी इधर कभी उधर एडजस्ट होने का प्रयास करते रहे। जैसे तैसे उन्होंने इन परिस्थितियों में अपने को ढालने का प्रयास किया, किंतु उनके आने से पुत्र वधू की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। परिणाम स्वरूप पति पत्नी में तकरार बढ़ने लगी थी, जिसके लिए वह अपने को दोषी मानते थे। एक सुबह जब वह सैर के लिए निकले तो रास्ते में अचानक उनकी फैक्ट्री से ही सेवानिवृत्त पुराने सहकर्मी रनाडे जी की मुलाकात हो गई। मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं। तदुपरांत रनाडे जी ने कहा, भाई यहाँ मुंबई में कैसे? उन्होंने बतलाया कि पत्नी के देहांत के बाद यहाँ बेटे के परिवार के साथ रह रहे हैं, किंतु उनकी बात काटते हुए रनाडे ने सुझाव दिया कि चलो कहीं बैठकर एक एक कप चाय पी जाए। वह पास ही के एक रेस्टोरेंट में चले गए। वहां अपनी कुछ जग की चर्चा के मध्य उन्होंने बेटे के साथ एडजस्ट न कर पाने की समस्या बतलाई। रनाडे ने मुस्कुराते हुए कहा था, अरोड़ा जी, मैं तो पहले ही ताड़ गया था, इसलिए चाय के बहाने तुम्हें यहाँ ले आया। अब खुलकर बात हो सकेगी। अरोड़ा जी ने बात संभालते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा बहू तो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, पर मकान इतना छोटा है कि। रनाडे ने बात काटते हुए कहा, अरोड़ा, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। फिर उसने चाय का प्याला रखते हुए कहा, अरोड़ा, अगर
चाहते हो कि तुम्हारा सम्मान बना रहे तो अपना कोई अलग ठिकाना ढूंढ लो। तजुर्बे की बात, बाप के पास कई बेटे तो रह सकते हैं, किंतु बेटों के पास एक बाप नहीं रह पाता। अरोड़ा जी ने लाचारी से कहा, पर जाऊं तो जाऊं कहाँ? रनाडे ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, यार तुम्हें अच्छी पेंशन मिलती है, फंड इत्यादि भी हैं, फिर क्या चिंता है? किसी ओल्ड एज होम में ठिकाना बना लो। अरोड़ा जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, ओल्ड एज होम? क्या कह रहे हो? इस पर रनाडे ने उत्तर दिया, अरे भाई, मैं ऐसे होम की बात नहीं कर रहा हूँ जो किसी चैरिटी से चलता हो, जहाँ बूढ़े दूसरों की दया पर निर्भर हों। आजकल तो 5 स्टार ओल्ड एज होम की है, जहाँ मेडिकल से लेकर मनोरंजन तक की समस्त सुविधाएं हैं। यहाँ बेटे बहू के ताने क्यों सुनो? वहाँ ठाट बाट से स्वतंत्र जीवन जियो, जब मन करे दिवाली दशहरे पर बच्चों से मिलाओ। अरोड़ा जी ने थोड़ा असमंजस में कहा, किंतु कहाँ ढूंढूंगा मैं ऐसा ओल्ड एज होम जो मेरी जेब के अनुरूप हो और सुविधाजनक, शहर में भी हो? रनाडे ने हंसते हुए कहा, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? इंटरनेट तो दुनिया भर की जानकारी देता है, उसी पर मिल जाएगी, तो हमको होम ढूंढना कौन कठिन बात है। यह सब 2 वर्ष पहले की बात है। रनाडे के विचार सुझाए समाधान पर उन्होंने गहनता से विचार किया, और रनाडे ने सच ही तो कहा था कि स्वयं के जीवन को दूसरों की दया का मोहताज क्यों किया जाए। और 1 महीने बाद ही वह मुंबई से इस प्रेम धाम में आ गए। यहाँ प्रेम धाम का कमरा नंबर 14 उनका अपना था, किंतु कब तक? अब तक न जाने कितने अपने विगत खो गए। फैक्ट्री क्वार्टर को भी वह अपना कहते थे, अब क्या मालूम वहाँ किसका अपना है। यह कमरा भी पहले किसी का रहा होगा। कमरा ही क्यों, यह संसार भी तो एक सराय है। सराय में कुछ मुसाफिर ज्यादा रुकते हैं, कुछ जल्दी चले जाते हैं। शकुंतला भी तो इसी सराय में उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। मन में स्मृतियों की पुस्तक पर दर पर खुलने लगी थी। बेटे का 8वां बर्थडे था। साहिबजादे अड़ गए कि यदि साइकिल नहीं दी गई तो वह बर्थडे नहीं मनाएंगे। बहुत गुणा भाग किया, पर 1000 रुपए का जुगाड़ नहीं कर पाया। बच्चे का दिल भी तो नहीं तोड़ा जा सकता था। रात में सोने से पहले भी उधेड़-बुन में रही। फैक्ट्री में भी मस्तिष्क में साइकिल ही छाई रही। शाम को फैक्ट्री से घर आने पर उन्होंने आश्चर्य से देखा कि बरामदे में एक नई चमचमाती साइकिल खड़ी थी और साहिबजादे उसकी घंटी टुनटुना रहे थे। शकुंतला ने भतीजे की शादी में नई साड़ी खरीदने के लिए रुपए जोड़े थे, वही रुपए साइकिल की भेंट चढ़ गए थे। अचानक किसी बच्चे की हंसी की आवाज से यादों के तार टूट गए। उन्हें लगा शायद उनकी सोच की प्रतिध्वनि कानों में बज रही है, किंतु पुनः बच्चे की हंसी और उसके साथ ही कुछ परिचित आवाजों से लगा कि बाहर कुछ हलचल है। वह कमरे से उठकर बाहर बरामदे में आ गए। उन्होंने देखा कि बरामदे से लगे लॉन में एक 6 साल की बच्ची और उसके साथ एक युवक एवं युवती थे, जो संभवतः बच्ची के माता पिता थे। उनके साथ सक्सेना जी, नेगी जी एवं भल्ला जी भी थे। यह सब लोग बच्चे के साथ फ्रिस्बी खेल रहे थे। प्लास्टिक की डिस्क हवा में उछाली जा रही थी, एक हाथ से दूसरे हाथ में। यदि किसी की पकड़ से वह डिस्क छूट जाती तो बच्ची की किलकारी के साथ लोगों का शोर वातावरण में गूंज जाता। हंसी और उल्लास की आवाजों से प्रेम धाम का लॉन जीवंत हो गया था। घुंघराले काले केशों के बीच गुलाबीपन की लिए हुए गोरे अंडाकार चेहरे पर भूरी भूरी आंखें, गुलाबी रंग की बर्मुडा पैंट पर लाल फूलों की प्रिंट की कमीज। आभास होता था कि लॉन में कोई फूल अटखेलियां कर रहा है। उन्हें बरामदे में खड़ा देख सक्सेना जी ने उत्साह से कहा, आइए अरोड़ा जी, आप भी खेल लो, लुत्फ उठाओ। प्रेम धाम निवासी सक्सेना जी का पुत्र और पुत्रवधू एवं पोत्री उनसे मिलने आए थे। वास्तविकता तो यह थी कि पुत्र को ऑफिस का कोई काम यहाँ निपटाना था,
तो एक पंथ दो काज हो गए थे। लॉन में खेल रही बच्ची सक्सेना जी की पोत्री थी। बच्ची का नाम खुशी था। पुत्र और पुत्रवधू शहर से संबंधित कार्य निपटाने चले गए। खुशी प्रेम धाम में ही दादा के पास रुक गई। लंच के समय डाइनिंग हॉल में एक खुशी और अनेक दादा बाबा दादू दादी बच्चों से सानिध्य को तरसते वृद्धजनों के बीच खुशी क्या आई, मानो सूखी धरती पर वर्षा की प्रथम फुहार पड़ गई हो। जितने दादा दादी उससे कहीं ज्यादा चॉकलेट और गिफ्ट खुशी को मिल गए थे। लंच के बाद कमरे में पहुंचकर खुशी ने सक्सेना जी से पूछा, दादा आप जयपुर में हमारे साथ क्यों नहीं रहते? सक्सेना जी सोच में पड़ गए कि इस छोटी सी नन्ही बच्ची को इस सरल प्रश्न का क्या जवाब दूं। जब पुत्र एवं पुत्रवधू दोनों अपनी नौकरी पर सुबह के शाम तक के लिए निकल जाते और खुशी स्कूल, तो घर की दीवारों का सूनापन काटे नहीं कटता था। सूनेपन को तो जैसे भी झेल लें, किंतु अपनेपन को तरसता मन उपेक्षा नहीं झेल पाया। अतः खुशी के प्रश्न पर सक्सेना जी ने मुस्कुराकर कहा, इस बार दिवाली पर अवश्य आऊंगा। खुशी ने दादा के सूखे केशों को देखते हुए कहा, दादाजी आपके बाल कितने सूखे हो गए हैं, लाइए मैं तेल की चंपी कर दूं। छोटी बच्ची के प्रेम भरे आग्रह से सक्सेना जी के भाव विवल हो गए। छोटे छोटे हाथों द्वारा दादाजी के सूखे बालों पर तेल की चंपी होने लगी। पोत्री के स्नेहहीन हाथों के स्पर्श से मन का बांध टूटकर सूनी आंखों में होता हुआ गालों पर बहने लगा। खुशी ने देखा तो आश्चर्य से पूछा, दादाजी आप रो रहे हो? दादाजी ने रुंधे गल से कहा, नहीं बेटा, तेल के तीखेपन से आंखों में पानी आ गया है। शाम 7 बजे खुशी चली गई। प्रेम धाम की गलियारों का सूनापन और गहरा गया था। कहीं कहीं से उठती किसी वृद्ध के खांसने की आवाज इस सूनेपन को तोड़ रही थी। अगली सुबह 8 बजे नाश्ते के बजर बज रहा था। कमरों के दरवाजों के बंद होने की आवाजों, चहलकदमी की आवाजों से प्रेम धाम की गलियारे जाग उठे थे। आज नाश्ते के समय चर्चा के मुख्य विषय थे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया आदि। क्योंकि आज डॉक्टर डे था, प्रत्येक मंगलवार को सुबह 9 बजे से डॉक्टर की साप्ताहिक विजिट होती थी। डॉक्टर रमेश बत्रा अपने समय से आ गए थे। कमरे के बाहर बरामदे में कुर्सियां भरती जा रही थीं। डॉक्टर बत्रा के कमरे में श्रीमती स्वामीनाथ की बाह में ब्लड प्रेशर मशीन का पट्टा बंधा था। आपका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल ही है, डॉक्टर ने कहा, किंतु मेरी सांस तो फूलती रहती है, डिप्रेशन भी बढ़ रहा है, श्रीमती स्वामीनाथ ने चिंतायुक्त स्वर में कहा। डॉक्टर ने हंसकर कहा, कुछ दिन को अमेरिका में अपने बेटे बहू के पास चली जाओ, सब ठीक हो जाएगा। यह अकेलेपन का डिप्रेशन है और कुछ नहीं। ठंडी सांस लेते श्रीमती स्वामीनाथन ने कहा, काश ऐसा हो पाता। यह सब इतना आसान नहीं है डॉक्टर। डॉक्टर ने पुनः कहा, वैसे सब नॉर्मल है, फिर भी कुछ दवाएं लिख देता हूँ। अचानक श्रीमती स्वामीनाथन ने पूछा, डॉक्टर आपके कितने बच्चे हैं? डॉक्टर ने उत्तर दिया, एक बेटी और एक बेटा। डॉक्टर आप अपने बेटे के बड़े होने पर विदेश कभी नहीं भेजिएगा। यह कहते हुए श्रीमती स्वामीनाथन कमरे से बाहर हो गई। बरामदे के बाहर अपना नंबर आने की प्रतीक्षा में बैठे वृद्धाश्रम के बुजुर्गों का मुख्यतः एक ही रोग था, अकेलेपन का रोग। जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया था, वह बच्चे अब सयाने हो गए हैं। आश्रम के गेट पर 3 व्हीलर रुकने की आवाज से डॉक्टर के बरामदे में बैठे आश्रम वासियों की आंखें उत्सुकता से गेट की तरफ उठ जाती। एक 60-62 साल का मजबूत कदकाठी का व्यक्ति सूटकेस और बैग के साथ अंदर आता है और मैनेजर के कमरे में प्रवेश कर जाता है। उत्सुक आंखों में से एक ने कहा, लगता है प्रेम धाम की लिस्ट में एक नाम और जुड़ रहा है। अगले दिन अरोड़ा जी अपने कमरे की कुर्सी पर बैठे खिड़की के बाहर देख रहे थे।
अचानक कमरे की घंटी बज उठी। उन्होंने उठकर दरवाजा खोला तो देखा प्रेमधाम का माली गणेश हाथ में एक कागज लिए खड़ा है। अरोड़ा जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से गणेश को देखा। साहब, इस कागज को पढ़कर दस्तखत कर दीजिए, गणेश ने कहा। उन्होंने देखा कागज एक सर्कुलर था जिसमें लिखा था, आज शाम 5 बजे डाइनिंग हॉल में आपकी टी पार्टी है, इसलिए आप सभी आमंत्रित हैं। नीचे निमंत्रणकर्ता का नाम बीवी अवस्थी लिखा था। आपको यह कहानी कैसी लगी और इसका दूसरा भाग सुनना है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।